जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से? मेरे साथ एक ऐसे साहब बैठे हुए हैं जिनका मैं फ़ैन हो गया हूँ। मैंने इनकी वीडियोस देखनी शुरू की थी और आप यकीन करें कि उसके अंदर इतना सब्सटेंस था, इतनी जान थी कि मैं फिर वीडियोस देखता चला गया। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इनका नंबर ट्रेस किया, फिर मैंने इनसे रब्ता किया, फिर इनके साथ मेरी गपबाजी हुई, फिर ये इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए। पिछले तकरीबन 1.5 घंटे से मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ, लेकिन बड़े अरसे बाद यकीन करें कि कोई ऐसा साहब मिले हैं या कोई ऐसी शख्सियत मिले हैं कि जिनके साथ बाकायदा गप लगाई जा सकती है, बात की जा सकती है। और इनके साथ 2 इनके असिस्टेंट्स हैं और वो भी मेरा बहुत ही ज़बरदस्त। मैं बड़े कम लोग हो गए पाकिस्तान के अंदर जो इतने वर्ल्डली ट्रैवल्ड हों और इसके साथ साथ इतने पढ़े लिखे हों, हिस्ट्री के बारे में, माशरत के बारे में, इकॉनमी के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में इतना ज़बरदस्त नॉलेज। जुनैद अकरम साहब इनका नाम है। ये तो बहुत सारे यूट्यूब्स पे आप इनको देखते रहते हैं, यूट्यूबर भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी आप कह सकते हैं इनको। तो सोशल मीडिया में जहाँ पे भी जाएंगे इनकी शक्ल नज़र आएगी आपको और इनके सफ़र नज़र आएंगे, इनकी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। तो मैं चाह रहा था कि जो कुछ ये करते रहे हैं, जो इनका पस मंज़र है, जो कुछ ये करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करें। जुनैद साहब बहुत शुक्रिया। ये आपने अजीबो-गरीब से नाम कैसे रखने शुरू किए थे? ये बस वो इंटरनेट की दुनिया है जावेद साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का। मैं आपका बड़ा फ़ैन रहा हूँ और मैं आते हुए रहे से क्या मतलब? मतलब चलता ही आ रहा है। अच्छा, तो आपके कॉलम मेरे वालिद साहब ने मुझे पढ़ाना शुरू किया और आज तक ये हैबिट है कि वो जब मैं नाश्ता कर रहा होता हूँ ना तो वालिद साहब अगर अखबार लेके कुछ बैठे हो ना तो मैं समझ जाता हूँ कि वो वेट कर रहे हैं कि ख़त्म होगा और जावेद साहब का कॉलम आएगा उसमें। तो ये आज तक ये उनकी हैबिट है। तो आपके कॉलम देख देख के पढ़ पढ़ के ज़ाहिर है टाइम गुजरा है और वो जो सफ़र का जो शौक आपने ट्रैवलिंग की बात की वो आपकी वजह से यू आर वन ऑफ वेरी फ्यू पीपल, क्योंकि ज़ाहिर है इतना मेरा सर्कल बड़ा मामूली सा था, लिमिटेड था। एक ही दोस्त था जो फार्मास्यूटिकल में काम कर, फार्मा वाले बड़ा भेजते, कभी फ्रांस, कभी ताइवान, कभी हांगकांग। तो एक वो था और एक आप थे। रिश्वतस्तानी की एक तरीका कार। तो वो ट्रैवल का शौक तो खैर वहाँ से शुरू हुआ और वो जाहिर है आप अभी हम जैसी बात कर रहे थे कि जिस चीज़ का शौक हो वो काम भी बन जाए तो उससे अच्छी और कोई बात नहीं होती। गालिब से किसी ने पूछा था ना, आपको यकीनन पता होगा कि गालिब से किसी ने पूछा था कि दुनिया में अय्याशी जो है वो क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपका रिज़्क आपके शौक के साथ वाबस्ता हो जाए। दुनिया में इससे बड़ी अय्याशी कोई नहीं है सारी। जबरदस्त ऐसा ये होता है कि जो आपका वसीला रिज़्क है वो आपका वसीला शौक जो है ना वो दोनों एक जगह पे। एक बार गालिब साहब से पूछा कि गालिब साहब और अभी रमजान गुजरे कितने रोजे रखे, उन्होंने कहा एक नहीं रखा। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपने नाम रखे होते हैं कोई गंज से रिलेटेड होते हैं इसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक तो जैसे जाहिर है आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है, हमें लोगों में ना आर्ग्यूमेंट नहीं करना आता, एक डिस्कशन करने नहीं आती, एक हेल्दी डिस्कशन नहीं। वो फौरन लताड़ने पे आते हैं, आपका कोई नाम रख देते हैं या आपसे रिलेटेड कोई बना देते हैं चीज़, या फिर ये कि वो कमज़ोरी समझते हैं कि अगर आपके करके। तो मैंने इसको अडॉप्ट ही कर लिया कि पहले होता था कि अगर मैं किसी इंटरनेट पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है किसी सियासी की बात पे या किसी और बात पे, अगर मैं तो गंजा तुझे क्या पता, ये कोई बात हुई बोला इसका गंज से क्या रिलेट वो है, वो समझते जैसे बालों से सोचता बंदा। हाँ भाई यहाँ तो इतना सोचा है बाल उड़ गए, इतना मशीन गर्म रही है कि बाल चले। तो मैंने वो आइडेंटिटी अडॉप्ट ही कर ली कि हाँ अब क्या ही बोलेगा। तो वो कहते ना यार ये तो बंदा अपना खुद ही मजाक उड़ा लेते, तो खुद ही अपना उसने नाम गंजी स्वैग रखा हुआ है, जिसको हम क्या ही बोलेंगे। अच्छा ये गंजी स्वैग का मतलब क्या होता है? कोई मतलब नहीं है, बस वो इंस्टाग्राम में वो जब 2013 में मैं अकाउंट बना रहा था, मुझे आज भी याद है शारजा की गलियों में हम मारे फिर रहे थे, जुम्मे की नमाज पढ़ के हम पुलाव खाने जा रहे थे, मैं और मेरा दोस्त फहद साहब से मैंने पूछा यार वो इंस्टाग्राम कोई नई चीज आई है, मैं इस पर आईडी बना रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या रखूँ। तो उसने बोला गंजी स्वैग रख दो। हाँ बस उसका कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही। और मैं मजाक में किया था, यूट्यूबिंग भी मैंने मजाक में शुरू की थी, मुझे नहीं पता था आगे जाके ये इस तरह शेप अप हो जाएगी, तो हम मजाक में इस तरह हरकतें करते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आइडेंटिटी बन गई है वो चीज़। क्योंकि वो गंजी स्वैग जो है ना उसको कोई सुगात पड़ रहा होता है, कुछ पड़ रहा होता है, तो मैं सुहाग ना पड़े बस, बाकी सब है। तो इसलिए मैं कह नहीं रहा था कि यार गलत ना कह दूं कहीं, हाँ आपने सुगात बनाया हो हम उसको कुछ कह रहे हैं। बल्कि मैं तो लोगों को ये कॉन्फिडेंस भी दिलाने की कोशिश करता हूँ कि मतलब अगर अल्लाह ताला ने कोई कमी पेशी तो खैर कुछ नहीं होती है, तो ये प्रोसेस है एक ज़िंदगी का, अल्लाह ने किसी को किस चीज़ से नवाजा, किसी को क्या, तो इसको अडॉप्ट करें और एम्ब्रेस करें। आप दुनिया में फास्ट एंड फ्यूरियस में वो देखें ना,
कुछ 6-8 हीरो हैं, किसी के बाल नहीं है, वो सुपरस्टार हैं। तो इस चीज को अडॉप्ट करें, मैं लोगों को काफी समझाता हूँ। हमारे असल में बॉडी शेमिंग बहुत ज्यादा है, मोटे काले पतले लंगड़े इस तरह से तो हम बात करते हैं, तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। हम दूर से किसी को बुलाना चाह रहे हो ना, तो हमें नाम ना पता हो तो कहेंगे वो लंबे इधर आ जा, वो काले इधर आ जा, वो मोटे इधर आ जा, वो ठुगने इधर आ जा, सारे वो कोडू इधर आ जा, ऐसा ही है। यानी हम जो बॉडी शेप है ना उससे हम नाम रख देते हैं बंदे का सारा। ये हमारी बड़ी ट्रेजेडी है। हमारे यहाँ पुराने मोहल्ले में कराची में एक वो साहब थे, रियल एस्टेट का काम भी था, वीडियो गेम की दुकान भी थी, मतलब अजीब ही ना, सब कुछ एक ही दुकान में हो रहा है। तो उनको लोग अदरक बोलते थे, कद में छोटे थे तो अदरक नाम था उनका। ऐसे कराची के अंदर ना नाम रखना जो है, मेरा ख्याल है वहां पे रवायत ज्यादा है, और नाम रखते भी बड़े भाई आज के समय, बटेरा रखते हैं। उस दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसका नाम था आमिर चपाती। वो प्रैंक्स करते थे किसी जमाने में। इसकी एक वजह है, कराची ने देखें जो वायलेंस जो कि बाद में पाकिस्तान भर ने देखा, मतलब पोस्ट 9/11 कराची में, तो उससे पिछले 20 साल से चलता हुआ आ रहा था। तो हमने इतनी ट्रेजेडीज देखी हैं ग्रोइंग अप इन कराची, और फिर आज तक भी मोबाइल का लुट जाना, गन वन निकाल देना, ये हम इतना कॉमन है कि ये हमारा कोपिंग मैकेनिज्म है। हम ये कि जाहिर है वो इंसान की बॉडी जो होती है वो एक उसका आर्मर होता है, और वो हमेशा, जैसे आप कह ना पानी में अगर स्विमिंग में बहुत देर तक जाएं तो आपकी उंगली पे निशान बन जाते हैं, वो इसलिए कि इंसान ग्रिप कर सके। तो ये आपका बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है। तो हमने इतनी ट्रेजेडीज देखी है कि अब ये हमने मजाक मस्ती करना, किसी का रिकॉर्ड लगाना और नाम रख देना, ये हमारे लंगड़ा नाम रखा है वैसे बिल्कुल ऐसा ही है। वो जब भी नाम निकलते हैं ना कोई इसी टाइप के निकलते हैं, कोई कालिया तो ऐसा ही है, बिल्कुल तो चाकू नाम रखा हुआ है बंदे का। हमारे दोस्त हैं वसीम बादामी नाम है उनका। तो ये बहुत सारी चीजें। अच्छा ये फरमाइएगा आपने कैसे स्टार्ट किया और क्या क्या करते रहे? अच्छा, मैं पब्लिक स्पीकिंग किसी भी किस्म की मेरा कभी भी फोर्टे नहीं था। मैं हमेशा से बड़ा शाय रहा हूँ, और मैं बस कोने में हूँ, मैं नज़रों में ना हूँ किसी की। क्लासरूम में भी जो है ना पीछे बैठ के अपना काम, अच्छा स्टूडेंट था मैं, मगर ये कि टीचर की नज़रों में ज़रा ज़्यादा ना हूँ मैं, तो इस तरह का था। मगर ये कि फिर वक्त के साथ साथ वो इंसान की पर्सनालिटी चेंज होती है, तो हंसी मजाक का शौक तो हमेशा से था ही। तो फिर किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि यार तुम स्टैंड अप कॉमेडी करो। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है यार, ये करके देखते हैं। फिर मैंने वो ओपन माइक्स वगैरह होते थे कराची में, तो मैंने एक रेस्टोरेंट्स में होते हैं, हाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह में, मैं चलो कोई मुझे जानता ही नहीं है, चला तो चला, नहीं चला तो मुझे कौन जानता है। तो मैं ये सोच के गया, तो वो बड़ा अच्छा फीडबैक रहा, मुझे बड़ा मजा आया। हाँ जी। किस रेस्टोरेंट में? ये और T2F के नाम से होता था, वो सबीन महमूद मरहुमा उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें साथ कैफे भी था और साथ ही आर्ट गैलरी वगैरह इस तरह का एक वो एक ओपन स्पेस थी जहाँ पे लोग आके अपने डिफरेंट टैलेंट वहाँ पे कर सकें। तो वहाँ पे ओपन माइक था, जोक सुनाते थे वहाँ। हाँ, तो कोई सिंगिंग भी आता था, कोई डांस वाला भी आता था, कोई एक्टिंग वाला भी आता था, हर किस्म के लोग। तो वो मुझे बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा फीडबैक रहा। फिर वो सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद यूट्यूब आ गया, तो जाहिर है वो आप जब उस फील्ड से मुंसलिक हुआ तो उस तरह के दोस्त भी बनने लगे, लाइक माइंडेड लोग मिलने लगे। तो फिर एक दोस्त ने बोला यार इसी चीज को अगर हम यूट्यूब पे करें स्क्रिप्ट की फॉर्म में, तो हमारे पास बड़ी ऑडियंस होगी। अभी छोटे से कमरे में 50 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं। हमने एक मजाक में एक ऐसी वीडियो बना के डाली। कब की बात है? ये 2012 की बात। 2012। तो उस जमाने में पाकिस्तान में कोई 1-2 ही चैनल थे, एक इस्लामाबाद का एक चैनल था, एक और कराची का था गालिबन। तो हम दोस्तों ने मिलकर ऐसी वीडियो बनाई। हमें वो लगा कि 200-300 व्यूज आ जाएंगे, बस ठीक है जी, खैर है। अगले दिन हम उठे तो 60,000 व्यूज थे। और वो बड़े बड़े आपकी जर्नलिस्ट फ्रेंड, उसमें वो हम सफ़र ड्रामे से रिलेटेड बड़े जोक्स थे, वो बड़ा मशहूर ड्रामा था उस जमाने में। तो हमने देखा जी मारिया मेमन साहिबा ने भी शेयर किया हुआ, मैं तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा फलाने एक्टर ने भी शेयर किया हुआ। तो वो जब वो मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पाया कि एकदम इतना फीडबैक, फिर हमें मजा आने लगा तो फिर मजीद बनाई। मगर फिर ये कि ये जरिया माश तो था नहीं, और काम तो 3 ही होते हैं पाकिस्तान में, आपके मिला के 4, मतलब साफी हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, बस ठीक है ना, यही काम होते हैं। तो मैंने कभी इसको काम समझा ही नहीं। मैं फिर दुबई चला गया नौकरी करने। तो नौकरी होती है। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पे मैं सेल्स में था, क्योंकि जरा बोलने में जरा। एजुकेशन आपकी किस में? एजुकेशन मेरी अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा शौक था पढ़ने का, मगर वो जाहिर है माशी मसाइल की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन मैंने प्राइवेटली BA जरूर किया था। अच्छा। वो भी जनरल मुशर्रफ के कहने पे। अच्छा, उन्होंने कह दिया कि BA उन्होंने रूल, पहले आदमी होंगे जिनको कहा उन्होंने BA कर लो। नहीं तो सबको कहते थे कुछ ना करो। नहीं, असल में मैं वो इंटर करते ही मैं
नौकरी से वाबस्ता हो गया। पहले मैं रेस्टोरेंट में नौकरी करता था, फिर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन एक बड़ी फील्ड थी। अब चूंकि अंग्रेजी अच्छी थी, अच्छे स्कूल में पढ़ा था, पारसियों के हाथ का पढ़ा था, तो जरा ग्रिप अच्छी थी, तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की फील्ड से मैं मुंसलिक रहा 8 साल तकरीबन। तो मुशर्रफ साहब के जब टाइम आया तो उन्होंने लॉ बनाया था कि ग्रेजुएट जरूरी है अगर आपने इलेक्शन लड़ना हो। तो आप इलेक्शन लड़ने के ना मैं हमेशा से ना, चाहे मेरे कोई मीन्स नहीं भी थे, मैं अपने आप को हमेशा बड़ा आदमी समझता था, या मैं ये समझता था कि मेरा बहुत बड़ा रोल है जिंदगी में। अभी मैं शायद गलत टाइमलाइन पे हूँ, मुझे टाइमलाइन ने फिक्स करना है और मैंने सही जगह आना है और मैंने बहुत लोगों की जिंदगियां बेहतर करनी है और मेरा एक बड़ा रोल है। मैं हमेशा अपने आप को ऐसा समझता था। वो एक अलग बात है, एक बार मुझे पुलिस ने उठा लिया कि जी तुमने गाड़ी चोरी की है। ठीक है। मैं वो रेस्टोरेंट से नौकरी खत्म की, ड्यूटी खत्म की, रात को मैं खड़ा हुआ था, तो आए जी गाड़ी में बैठो। मैंने क्यों? कह रहे तुमने गाड़ी चोरी की। तो मैंने मैं गाड़ी में क्यों नहीं हूँ मैं बस स्टॉप पे क्यों? और बोला ऐसी की तैसी इधर आ। थाने में बंद कर दिया। अब थाने का बुरा हाल, उधर वॉशरूम भी उधर ही है, बदबू इतनी, 2 और बच्चे रो रहे थे। मैंने तुम लोग कब आए? कह रहे परसों आए थे। अच्छा। मैंने तुम्हें क्यों उठाया? कह रहा हम ऐसी रोड पे जा रहे थे, उठा के ले आए। तुमने गाड़ी चोरी नहीं की इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं। तो अच्छा, मैं एक तरफ परेशान भी हूं कि यार रात का 2 बज रहा है, घर वाले वेट कर रहे होंगे, मगर एक तरफ मैं अंदर से ये भी था कि इनको पता ही नहीं इन्होंने उठाया किसको है। तो मैं अपने आप को इस तरह काम डाउन करता था कि मैं कुछ हूं, अभी नहीं हूं, इनको नजर नहीं आ रहा। वो सुपरमैन नहीं, जब तक उसको वो मिलता नहीं है, या स्पाइडरमैन को जब तक काटा नहीं है, वो स्पाइडरमैन तो है वो। तो मैं ऐसे सोचता था, तो वो यही सोच रही हमेशा, तो वो जिंदगी ना खुद ही शेप अप होती रही। और मैंने हमेशा ये सोचा था कि मैंने ना मीनिंगलेस जिंदगी नहीं गुजारनी, कि मैंने बस जी सुबह उठा, नौकरी करने गया, आया, शादी की, बच्चे की और सो गया। मैं जो लोग इस तरह करते हैं मैं उनको कभी इस तरह नहीं देखता, सबका अपना अपना रोल है सोसाइटी में, मगर मैं अपने आप को समझता था कि मैंने कुछ बड़ी चीज करनी है। ठीक है। तो तालीम फिर ये कि मैंने BA कर लिया कि यार आज मेरी जिंदगी ऐसे है, यू नेवर नो कल को मुझे इलेक्शन लड़ना पड़े, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। हाँ, तो मैं जो है इसलिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि आप ऊपर से बिल्कुल फारिग हो। तो अब आप फारिग नहीं है तो कैसे हो सकता है भाई? आप कोशिश करेंगे यहाँ से गंजे अंदर से भी हो। मैंने अपनी तैयारी कर ली, तो खैर मैंने BA किया इकोनॉमिक्स में, फिर MBA करने की कोशिश की, लेकिन वो साथ साथ नौकरी चल रही थी तो वो मैं नहीं कर पाया कंटिन्यू। फिर वो मैं दुबई में सेल्स की नौकरी करता था, इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह लोगों को फ़ोन करना, जी ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ये खरीद लें, मगर साथ साथ फिर वो यूट्यूब में करता रहा। फिर एक पॉइंट आया कि यूट्यूब की इकोनॉमी दुनिया में बनना शुरू हुई, कि इसमें एड प्लेसमेंट आने लगे, एड रेवेन्यू आने लगा, पैसे आने शुरू हुए। फिर जब 2015 में मुझे मेरी दुबई की नौकरी से ज़्यादा पैसे यूट्यूब से आए, तो मैंने बोला यार ये तो ज़्यादा बेहतर है, मज़ेदार काम है। हाँ। तो फिर मैंने बड़ा स्टेप लिया, लीप ऑफ फेथ। मैंने दुबई को खैर बात किया, मैं शारजा के शेख के कंपनी में काम करता था और वो बड़ी सिक्योर नौकरी होती है, वो निकालती नहीं आपको अनलेस आपने कोई चोरी चकारी की हो। एडमिन में नहीं चल रहा है, HR में डाल दो, उसमें नहीं चल रहा, सेल्स में। वहां पे लोग 35 साल से ऐसे रोटेट हो रहे थे। बड़ा दयालु शेख है, मतलब, तो खैर वो फौत हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो वो 25 में से 21 कंपनियां नुकसान में चला रहे थे, कह रहे यार लोगों की रोजी रोटी लगी। बहुत अच्छी बात। तो वो फिर मैंने लीप ऑफ फेथ लिया, तो मुझे सब ने बोला कि यार लगी लगाई रोजी को लात मार रहे हो, अल्लाह अल्लाह करके नौकरी मिली है, पाकिस्तान के हालात खराब हैं, ये है वो है। मगर मैं आ गया पाकिस्तान, बस मैं आ गया किश्तियां चला के। कब की बात है ये 2017 में फिर पाकिस्तान वापस आ गया और बस फिर सिलसिला आपके सामने। और यहाँ पे आके आपने क्या किया? स्टूडियो बनाया, कोई टीम हायर किया? शुरू में तो मैंने अकेले ही किया, और मुझे चूंकि एडिटिंग नहीं आती थी करना, तो मेरे पास कैमरे भी नहीं चलाने आते थे, आज भी नहीं आते, तो मैं फोन से बनाता था। और फिल्बदी बोलता हूँ मैं, और कभी स्क्रिप्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी, तो लोगों को वो फील अच्छा लगता था कि यार ये लग रहा है कि हमारा कोई दोस्त बात कर रहा है, क्योंकि मेरी टोनैलिटी भी थोड़ी फ्रेंडली थी, टीवी वाली नहीं थी। अच्छा, मुझे टीवी वाले अक्सर लोग मिलते ना ऑफ कैमरा, अरे भाई ऑफ कैमरा, अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब कैसे हैं? मैंने क्या है भाई, कैमरा नहीं लगा हुआ है, क्या बीमारी आ गई है? हाँ, वो लोग वो वायरस पड़ गया। आप ऑफ कैमरा भी वैसे ही हैं जैसे आप ऑन कैमरा हैं। तो वो मुझे ना कभी अजीब लगता था। तो लोगों का जो फीडबैक मुझे फिर समझ आने लगा कि हाँ यार, आप जब बात करते हो हमें लगता है हमारा ही कोई दोस्त बैठा हुआ है, हम चाय के होटल पे बैठे हुए। तो पहले तो मैं फोन से ही करता था, फिर मुझे लगा कि मैं चूंकि घर से ही करता था, फिर मैं सोचा कि यार ये गलत चीज़ है, इससे मैं फिर, हाँ,
और मैं बड़ा डिप्रेस फील करने लगा था कि यार पूरा पूरा दिन घर बैठा हूँ। फिर मैंने स्टूडियो लिया, ठीक है। फिर मैंने डिसाइड किया कि पॉडकास्टिंग शुरू करते हैं। स्टूडियो आपने अपना ले लिया किराए पे ले लिया, खरीद लिया आपने? नहीं किराए पे लिया मैंने। ठीक। और अंदर से आपने स्टूडियो बनाया, फिर उसको स्टूडियो बनाया, साउंड प्रूफिंग की। अच्छा, मुझे तो ये साइंस समझ ही नहीं आती थी, लाइटिंग क्या होती है, माइक ये वो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है वो मीडिया साइंसेस के बच्चे सिखाते रहे मुझे, और मैं अपना सीखने वाला हमेशा ओपन रखता हूँ। मेरी टीम में आज भी सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो 18 से 23 साल के हैं। बहुत अच्छा। तकरीबन 28 लोगों की टीम है माशाल्लाह। तो मेरे ज्यादातर जो है अंडर 25 हैं। मैं उनसे रोज सीखता हूँ। तो फिर ये सिलसिला चला, एक से फिर 2 कैमरे हुए, लाइटें हैं, ये आई। अच्छा, पॉडकास्टिंग मैंने 2018 में शुरू की। उस वक्त सबसे पहले मैंने शुरू की थी क्योंकि मैं बाहर की चीजें देखता था और मेरी कोशिश होती दुनिया में ट्रेंड क्या चल रहा है उसको यहाँ हम क्या चला सकते हैं कि नहीं। तो लोगों ने बड़ा फीडबैक दिया कि यार तू 5 मिनट नहीं बर्दाश्त होता, तेरी घंटे कौन सुनेगा। ठीक है। फिर मैंने 3-3 घंटे की भी की, तो आज भी लोग सुनते हैं। और आज जो है हर गली में पॉडकास्टिंग चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल बाद अब ये ट्रेंड है। तो मैं हमेशा नई चीज करता हूँ, और वो कहते ना कि वो एक बार जब मैदान बन जाए तो कोई भी कास्ट कर लेता है, भी आ सकता है। वो उसको बनाना और कल्टीवेट करना सबसे मुश्किल काम है। पहले मतलब स्ट्रिप बनानी मुश्किल होती है, फिर उस पे तो हर जहाज लैंड कर जाता है ना। एग्जैक्टली। तो मुझे वो चैलेंज पसंद है कि जो चीज अभी नहीं हो रही पाकिस्तान में, मैं वो करूंगा। और मैं 9 आउट ऑफ 10 टाइम फेल हुआ हूँ। मैंने कि गेम शो किया, वो नहीं उस तरह चल पाया। बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई की, नहीं चलती, मगर कोई मसला नहीं, एटलीस्ट मैंने ट्राई की। मेरा एक दोस्त था, वो मैकेनिकल इंजीनियर था दुबई में, और कॉमेडी वगैरह भी करता था और स्टैंड अप की दुनिया से ही मेरा उससे राब्ता था। तो वो अपनी तनख्वाह का एक सर्टेन हिस्सा गेम डेवलपमेंट में लगाता था। लाहौर में उसने लड़के हायर किए हुए थे, और वो हर 3 महीने बाद कोई नया वीडियो गेम बना रहा है। अब वो कहता था डाउनलोड करो, दोस्तों को भेजो, हम भेजते थे। फिर मैंने बोला यार तू इतना लगा रहा है, ये तो चल ही नहीं रहे गेम, तो व्हाट्स कीपिंग यू। वो 42 गेम बना चुका था। अच्छा। तो मैंने बोला भाई तू 43वां भी क्यों कर रहा है। उसने बोला कि आई जस्ट नीड टू बी राइट वंस, एक एंग्री बर्ड चाहिए मुझे, ये सारा खर्चा पूरा कर दे। एक तुक्का लग गया। हाँ, एक चाहिए, एक फ्लैपी बर्ड, एक एंग्री बर्ड, एक पबजी मुझे एक बनाना है, फिर जिंदगी भर का सारा। और यही हुआ। शुरू के 5 साल मैंने वीडियोस फ्री में बनाई, उसमें जाहिर है कॉस्ट भी लगी, एडिटिंग भी कराई, कभी एक्टर भी रख लिए, कभी खलाना ढिमकाना, शूट पे गए हैं तो खा पी भी रहे हैं। मगर जो पहला मुझे गालिबन टेलेनॉर की वीडियो थी, उन्होंने मुझे रीच किया था, मेरा पहला ब्रांड एंडोर्समेंट थी। उस एक वीडियो ने वो सारे 5 साल के खर्चे पूरे कर लिए। वो इसी तरह होता है कि आपने मतलब नेट प्रैक्टिसिंग होती है ना। बिल्कुल। मतलब देखें कि तेंदुलकर है, वो देखें कि वो पूरी जिंदगी, जैसे मैंने एक वीडियो उनके ऊपर बनाई थी कि पूरी जिंदगी वो सुबह 600 गेंद खेलता था, उसमें बॉल्स खेलता था, और उसने उसको तेंदुलकर बनाया। फिर ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। फ्री काम करना पड़ता है जी उसको। ऐसा बिल्कुल ऐसा कि आप घर बैठे रहें और कुछ ना करें और एक दिन छप्पड़ फटे और ऊपर से नीचे दौलत निकले। हमें अनफॉर्चुनेटली जावेद साहब, एक तो हम इतना मजहबी मुल्क हैं, मगर अल्लाह पे तवक्कल नाम की चीज ही नहीं है। जिससे मिलो वो रो रहा होता है, उसका कारोबार अच्छा नहीं, नाशुक्रापन आपको इतना सुनने को मिलेगा। फिर कोई अल्लाह पे ईमान ही नहीं है। वो इवन मौलवी साहब का नहीं है जो नमाज पढ़ा रहे होते हैं, भाई आपका तो होना चाहिए। तो मुझे बड़ा फीडबैक मिलता है। लोग चांस नहीं लेते, डर डर के रहते हैं। मैंने जी ऋतिक रोशन से एक चीज सीखी, अल्लामा ऋतिक रोशन मैं कहता हूँ। उन्होंने कहा था जी माउंटेन ड्यू के एक एड में डर के आगे जीत है। ठीक। तो मैंने वो डर का एलिमेंट ही जिंदगी से निकाल लिया। ज्यादा से ज्यादा फेल ही होगा ना, क्या कोई मसला नहीं, कुछ नहीं, अगले दिन फिर खड़े हो जाएंगे। क्या मत अल्लाह ने जब तक जिंदगी दी है, जान दी है, हाथ पैर दिए हैं, तो मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, कोई मसला नहीं। और स्प्रिंग को तो आप जितना पीछे करो उतना ही आगे जाता है। बिल्कुल सही तो मैं तो चाहता हूं कि चैलेंजेस आए और मैं फिर उससे अबव निकलने की कोशिश करूं। सबसे ज्यादा किस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं? यूट्यूब को कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को कर रहे हैं, टिकटॉक को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? अच्छा, इसमें ये ट्रेंड चेंज होता रहता है। पहले ऑब्वियसली मैंने फेसबुक पे फोकस इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान में उसमें नहीं, उस वक्त तो थे ही नहीं पैसे। 3 साल जी यूट्यूब बैन था पाकिस्तान में, और जिन्होंने बैन किया था आज सबसे बड़े चैनल उनके। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो ये बड़ा मसला है, पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं लेनी, फिर बाद में अपनी किताबचे छापने सबने। तो वही यूट्यूब के साथ हो, तो फोकस फेसबुक पे रहा। फिर जब यूट्यूब खुला तो यूट्यूब पे चले गए, इंस्टाग्राम आया, साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ता है। टिकटॉक के ऊपर मैंने हमेशा एंडोर्समेंट की है कि वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया का, और उसका एल्गोरिदम सबसे स्मार्ट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो यूजर है उसकी वजह से उसको एक बड़ा जी एक नेगेटिव वो मिलती है, उसमें वाहियात वीडियोस होते हैं। हाँ, देखिए प्लेटफॉर्म वाहियात नहीं है, लोग वाहियात।
ठीक है जी, प्लेटफॉर्म वही यूट्यूब है जिसपे आपको अंडा बनाने से लेके सेल्फ ड्राइविंग कार तक का आपको चीज मिल जाएगी। लेकिन फिर अगर आप अपना यूट्यूब साइन आउट करके पाकिस्तान का आप वो देखेंगे ना मेन पेज, टॉप ट्रेंड्स, अल्लाह माफ करे, तो आपके लोग ही ऐसे, लोगों का कसूर होता है, प्लेटफॉर्म का कभी कोई कसूर नहीं होता। जब कोविड आया था, छुरी से कहते हैं आप सब्जी भी काट सकते हैं, बंदा भी काट सकता हूं। अब ये देखिए क्या कसूर है, बिल्कुल। अब महातीर मोहम्मद का अकाउंट था टिकटॉक पे, शेख मोहम्मद का अकाउंट है टिकटॉक पे। यूके ने NHS के जरिए जो कोविड की जितनी भी मैसेजिंग थी टिकटॉक के जरिए की, वजह क्योंकि हुकूमतें समझती है कि जहां आवाम है हमें वहां जाना है। हम चूंकि जरा बादशाह लोग हैं, हम कहते जी आप ऐवान सदर तक जब तक नहीं आएंगे या शाराय दस्तूर तक नहीं आएंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम रिया है ना, ये बादशाह हैं। हुकूमतों को वहां जाना चाहिए। मेरी मीटिंग हुई थी फवाद चौधरी साहब से जब वो वजीर साइंस मिनिस्ट्री थे, तो मैंने उनको मशवरा दिया कि मैं अपने पल्ले से आपको एक साइंस के छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स 15 सेकंड 30 सेकंड वाले मैं बना के देता हूं। आप एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का एक अकाउंट बनाएं, वेरीफाइड करवाएं, और चाइना आपका दोस्त है, आपने कॉल करनी है कि जी आपने बस ये करना है कि पाकिस्तान में जो टिकटॉक खोलेगा सबसे पहली वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की अनस्किपेबल चलेगी, उसमें तजुर्बा चलेगा साइंस का, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, कोई सा भी। ठीक है, 6 करोड़ बंदा आपका, 7.25 करोड़ का फिगर आया अभी इंटरनेट पेनिट्रेशन का। ठीक है, तो 7.25 करोड़ में से 725 भी अगर इंस्पायर होकर साइंस की फील्ड में जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है। हमें सिर्फ 6-7 इलॉन मस्क चाहिए, हमें कोई 25 करोड़ थोड़ी चाहिए, 6-7 ही लोग चाहिए। अमेरिका के अंदर भी एक ही है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ये थोड़े से ही लोग होते हैं जो सबको चलाते हैं, तो वो उनको आइडिया बहुत समझ आया। फिर वो उसके 2 दिन बाद उनकी मिनिस्ट्री चली गई। वो मिनिस्ट्री रोल आउट होती है, फिर सब कुछ ही रोल आउट हो जाता है। यहाँ पे सब फर्क हो जाता है ना, यहाँ पे तो गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिसी बदल जाती है। अब देखें, वैसे एक गवर्नमेंट आती है कहती ट्रेनें चला दें, दूसरी कहती रोक दें वो चलती हुई रुक जाती। अब आरिफ अलवी साहब ने टिकटॉक का अकाउंट बनाया, 2 दिन बाद टिकटॉक बैन हो गई अगले 6-8 महीने के लिए। मतलब प्रेसिडेंट भी जो है ना, उनको भी नहीं पता कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं जा रहा हूँ उसने टिकना भी है कि नहीं टिकना। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं।